आज हम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित निबंध भाषा और आधुनिकता पाठ से का जो शेष अंश है उसका अध्ययन करेंगे। और एक प्रश्न यह है कि कौन इस साहित्यिक शुद्धिकरण का जिम्मा अपने ऊपर ले सकते हैं। इससे पहले हमने अध्ययन किया था कि साहित्य में शुद्धिकरण का कार्य तीव्र गति से होना चाहिए। तो लेखक ने प्रश्न उठाया कि इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन ले सकता है। तो हिंदी भाषा के नवीनीकरण अर्थात शुद्धिकरण के लिए भारत सरकार ने अब तक काफी प्रयत्न किया है। इसके लिए सन 1950 में शास्त्रीय एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई, जो विज्ञान की हर शाखा के लिए योग्य शब्दावली का निर्माण कर रही है। यानी विज्ञान में जो नए आविष्कार होते हैं तो उसके लिए नए नए शब्दों के लिए ये आयोग सुझाव देता है और नए शब्दों का गठन करता है। हिंदी साहित्य सम्मेलन ये भी एक संस्था है। जैसी ऐच्छिक संस्थाओं ने भी इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण काम किया। राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर रघुवीर जैसे मूर्धन्य मनीषियों ने भी इस काम को पहले अपनी अभिरुचि के कारण अपने ऊपर लेकर गतिशील बनाने की कोशिश की। अब तक इस दिशा में जो कुछ भी कार्य हुआ है वह अपर्याप्त ही है, क्योंकि यह कार्य अपनी शैशवकालीन अर्थात शुरुआत की अवस्था से ही गुजरकर आगे बढ़ नहीं सका। इसकी प्रगति के अवरोध में दो वर्ग बाधा डालते हैं। नहीं, दो प्रकार की विचारधाराओं वाले व्यक्ति हैं। प्रथम वर्ग वह है जो अपनी शुद्ध साहित्यिक दृष्टि के कारण आम प्रचलित उन पराये शब्दों को यथावत ग्रहण करने में संकोच करता है। यानी पहला वर्ग ऐसा है जो हमारे आपकी बोलचाल की भाषा में हैं लेकिन वे विदेशी शब्द हैं तो उनको ग्रहण करना नहीं चाहता है। दूसरा वर्ग है जो अपने विषय के पारंगत होने पर भी साहित्यिक व भाषा वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के अभाव में उन प्रयुक्त विदेशी शब्दों को मनमाने ढंग से विकृत कर अपनी मातृभाषा में थोपना चाहता है। दूसरा वर्ग ऐसा है जिनको साहित्य या भाषा वैज्ञानिकता का ज्ञान होने पर भी वे उन शब्दों को, विदेशी शब्द हैं, उनको अपने मनमाने ढंग से उनमें परिवर्तन कर लेते हैं और हमारे ऊपर उनको थोपना चाहते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति हैं। आजकल कई प्रादेशिक सरकारों ने अपनी प्रांतीय भाषाओं में उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए कई आयोगों की स्थापना की है। हम आशा करते हैं कि वे आयोग उपयुक्त उन बाधित तत्वों से हटकर अपना काम सुचारू बना सकेंगे। विदेशी शब्द क्या होते हैं? का विदेशी शब्द जिन्हें प्रांतीय भाषाओं में ग्रहण करने की आवश्यकता है, खासतौर पर दो तरह के होते हैं, एक वस्तु सूचक और दूसरा भाव सूचक। विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीजों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। आप सभी जानते हैं विज्ञान में निरंतर खोजें चलती रहती हैं। जब कभी नया आविष्कार होता है तो उसे एक नई संज्ञा दी जाती है, उसे एक नया नाम भी दिया जाता है। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है, जिस देश में उसकी खोज होती है, वह देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है, वही देश उसका नामकरण भी करता है। अगर भारत में किसी चीज की खोज होती है तो स्वाभाविक है भारत देश ही उसके लिए नया नाम देगा और वही नाम सभी देशों में वैसा ही प्रयोग किया जाएगा। वही शब्द प्रायः अन्य देशों में बिना परिवर्तन के वैसे ही प्रयोग किया जाता है। यदि हर देश उस चीज के लिए अपना अपना अलग नाम देता रहेगा तो इस चीज को समझने में ही दिक्कत होगी। जैसे रेडियो, टेलीविजन, स्पुतनिक, प्रायः सभी भाषाओं में इनके लिए एक ही शब्द प्रयुक्त है सभी देशों में। और एक उदाहरण देखिए, सीढ़ी लगाना। आप सब जानते हैं सीढ़ी क्या होती है कि ऊपर चढ़ने के लिए अनादिकाल से भारत में एक ही साधन मौजूद था, सीढ़ी। अब औद्योगिक क्रांति हुई तो औद्योगिक क्रांति ने आवश्यकता के अनुसार और भी कई तरह की सीढ़ियों का निर्माण किया, जैसे लिफ्ट, एलिवेटर, एस्केलेटर आदि। अब भारतीयों के लिए ये बिल्कुल नए शब्द हैं और इसलिए भारतीय भाषाओं में इसके लिए अलग अलग नाम द्रष्टव्य नहीं होते हैं। यानी भारतीय भाषाओं में एक ही शब्द मिलता है, वो है सीढ़ी, इसके लिए अन्य कोई शब्द नहीं है। ये दूसरी प्रकार का यंत्र है तो उसके लिए नाम भी दूसरे प्रकार का ही रखा गया।
इस स्थिति में उन शब्दों को यथावत ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। कहा उन शब्दों को जिन कहते हमें अपनी भाषा में प्रयोग करना चाहिए। फ्रेंच और लैटिन भाषाओं से अंग्रेजी ने ऐसे ही कई शब्दों को आत्मसात कर लिया, और अंग्रेजी से रूसी भाषा में कि बहुत से बहुत शब्द हैं जो अंग्रेजी में हैं, लेकिन वो फ्रेंच भाषा के हैं या लैटिन भाषा के हैं। हम लोग समझते हैं अंग्रेजी का शब्द है, जबकि अंग्रेजी का नहीं है। ऐसे अंग्रेजी के बहुत से शब्द जो हैं रूसी भाषा में चले गए, या अंग्रेजी के बहुत से शब्द हिंदी भाषा में आ गए, हिंदी भाषा के कई शब्द अंग्रेजी में चले गए। तो कभी कभी एक ही भाव के होते हुए भी उसके द्वारा ही उसके और अन्य पहलू अथवा स्तर साफ व्यक्त नहीं होते। भाव एक ही होता है, लेकिन शब्द के कारण उसके अन्य अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाते हैं। तो उस स्थिति में अपनी भाषा में ही उपस्थित विभिन्न पर्यायवाची शब्दों को सूक्ष्म भेदों के साथ प्रयोग करना पड़ता है। जैसे उष्ण एक भाव है। जब हम किसी वस्तु की उष्णता के बारे में कहना हो तो हम ऊष्मा कहते हैं, और परिणाम के संदर्भ में उसी को हम ताप कहते हैं। वस्तुतः मूल भाषा में उष्ण, ऊष्मा, ताप इनमें उतना अंतर नहीं जितना अब समझा जाता है। पहले अभ्यास की कमी के कारण जो शब्द कुछ कटु या विपरीत से प्रतीत हो सकते हैं, वे ही कालांतर में मामूली शब्द बनकर सर्व प्रचलित होते हैं। अब ये नवीनीकरण का जो काम है, तो कहे बहुत कुछ कार्य हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ कार्य शेष है। तो नवीनीकरण कितना ही प्रशस्त कार्य क्यों ना हुआ हो, उस प्रक्रिया में ये भूलना नहीं चाहिए कि भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। यानी हम जो कुछ भी कहें उसको स्पष्ट रूप से कहें, दूसरे लोग उसको समझ सकें। यदि सुस्पष्टता एवं निर्दिष्टता से कोई भी भाषा वंचित रहे तो वह भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकेगी। अगर भाषा में स्पष्टता नहीं है तो वह भाषा लंबे समय तक जीवित नहीं रहती। इसलिए भाषा में विचारों का स्पष्ट होना अत्यंत आवश्यक है। यदि किसी भाषा में स्पष्टता का गुण नहीं है अथवा भाषा में निर्देश देने की क्षमता नहीं है तो ऐसी भाषा बहुत समय तक जीवित नहीं रहा करती हैं। हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार नए नए शब्द, नए नए मुहावरे बनाने चाहिए। नए शब्दों के निर्माण में भी यही बात सोचनी चाहिए। इस संदर्भ में यह भी याद रखना चाहिए कि पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर उस शब्द की मूल आत्मा तथा सार्थकता पर उन्मुक्त विचार कर सके। कहा हमें नए शब्दों के निर्माण करते समय इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो शब्द है उसकी मूल आत्मा क्या है, उसमें किस प्रकार का भाव प्रकट हो रहा है, उसकी मूल आत्मा नष्ट ना हो। जैसे हमने कल एक बताया था कि टीचर शब्द है, हम जानते हैं अध्यापक के लिए कहते हैं। अब टीचर शब्द का हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, उसका बहुवचन बनाते हैं तो टीचरों हो जाता है, तो जबकि अंग्रेजी के व्याकरण के अनुसार टीचर्स बनता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो उसकी मूल भावना है, वो मूल विचार है, वो नष्ट नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत परिवर्तन उसमें किया जा सकता है। तो अंग्रेजी भाषा शासकों की भाषा रही और भाव दास्ता की निशानी है। यदि ऐसा सोचकर यदि हम नए शब्दों का निर्माण करने में लग जाएं तो नुकसान हमारा ही होगा, अंग्रेजी का नहीं होगा। उर्दू में प्रयुक्त अरबी फारसी के शब्दों को जो इस्लाम धर्म को ज्ञापित करते हैं, अगर हिंदी वाले त्यागना आरंभ कर दें तो हिंदी भाषा सहज भाषा ना रहकर एकदम बनावटी रहेगी। अगर उर्दू के शब्द निकाल दिए जाए, अरबी फारसी शब्द निकाल दिए जाए, तो हिंदी में क्या रह जाएगा? कुछ नहीं रह जाएगा। यदि ये नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती है। यानी अगर इस नवीनीकरण के काम को कुछ लोग ही करें तो भाषा में गति नहीं आती है। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है, अर्थात किसी विद्वान ने कोई शब्द का निर्माण किया, उसको डिक्शनरी में लिखा और वो शब्द लिखा हुआ डिक्शनरी में ही पड़ा रहा। आम जनता ने, लोगों ने उस शब्द को जाना ही नहीं, तो उस शब्द के निर्माण करने से कोई लाभ नहीं होता है। तो इसलिए कहा कि
भाषा का प्रयोग संबंध सीधे सीधे प्रयोग से है, इन्हीं को शब्द प्रयोग में आना चाहिए। यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहें और कहीं भी उनका प्रयोग नहीं किया जाए तो उसके पीछे के उद्देश्य पर ही कुठाराघात होगा। अर्थात अगर शब्द कोई बनाया गया, वो वहीं का वहीं रह गया, पड़ा हुआ डिक्शनरी में लिखा गया, वहीं का वहीं रह गया, तो उसका कहीं प्रयोग हुआ नहीं, तो उसके पीछे का जो उद्देश्य है वह समाप्त हो जाता है। इसके लिए यूरोपीय देशों में प्रेषण के कई माध्यम बनाए गए हैं। पहला श्रव्य दृश्य विधान अर्थात नाटक जिसको हम कहते हैं, और दूसरा वैज्ञानिक कथा साहित्य। अब विज्ञान का आविष्कार हुआ तो उनका की ऐसी कथाएं लिखी गई जिनमें वैज्ञानिक शब्दों का प्रयोग किया गया, तो लोग उन कथाओं को पढ़ते हैं, नाटकों को देखते हैं, तो वो शब्द जो है लोगों के पास तक पहुंचते हैं। तो हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं इनमें वैज्ञानिक कथाएं लिखी ही नहीं गई, और यदि लिखी भी गई तो नाम मात्र के लिए। किसी भी नए विधान की सफलता अंततः जनता की सम्मति व असम्मति के आधार पर निर्भर करती है। जनता में इस चेतना को उजागर करने का उत्तरदायित्व शिक्षित समुदाय एवं सरकार का होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जो वैज्ञानिक कथा साहित्य लिखे जाते हैं उनको जनता तक पहुंचना चाहिए। अब जनता उसको अपनी सहमति देती है या असहमति देती है, तो इस चेतना को स्पष्ट करने का जो उत्तरदायित्व है वह शिक्षित सरकार, वो समुदाय, जन समुदाय का होता है और सरकार का हुआ करता है। भाषा में आधुनिकता लाने के लिए व्यवहारिक भाषा के स्वरूप का मानकीकरण करने के साथ साथ लिपि संबंधी सुधार भी आवश्यक है। यदि भाषा में हमें अपनी आधुनिकता लानी है तो उसका मानकीकरण किया जाए, ये बहुत आवश्यक चीज है, क्योंकि क्षेत्रीयता के अनुसार इसमें परिवर्तन होते ही लोग अपने अपने अनुसार उसका प्रयोग करने लगते हैं। जैसे हिंदी में आप देख लीजिए, उदाहरण के रूप में गिनती है। आप जानते हैं कि बहुत से लोगों को गिनती अंकों में तो लिख लेते, लेकिन जब शब्दों में लिखने की बात आती है तो वो उसको तरह तरह से तोड़ मरोड़ करके उसको अपने हिसाब से लिखते हैं। कि कोई 49 शब्द है, 49 गिनती जानते हैं, कोई उसको 49 लिखता है, कोई उसको 49 लिखता है। 66 है, 66। अब 66 शब्द को अंकों में तो सही लिख लेंगे, लेकिन जब शब्दों में लिखने की बात आती है तो कोई उसको 66 लिखता है, कोई उसको 66 लिखता है, कोई 66 लिखता है। तो ये सब क्षेत्रीयता के आधार पर इसमें बहुत अंतर हो जाता है। तो इसलिए कहा कि उसका एक मानकीकरण किया जाए, एक मानक तय किया जाए कि इसको ऐसे ही लिखा जाएगा, अन्य किसी तरह से नहीं लिखा जाएगा। 6, अब 6 को हम लिखते हैं छ और विसर्ग लगा देते हैं, या छा और हा बना देते हैं, या छा में ए की मात्रा लगा देते हैं। तो कहा इन तीनों में आखिर किसको सही माना जाए? तो इसके लिए कहा कि इस काम को करने के लिए भाषा में मानकीकरण जरूर किया जाना चाहिए। एक ही ढंग, एक ही तरीके को शुद्ध माना जाए, शेष तरीके अशुद्ध माने जाएंगे। और लिपि संबंधी सुधार लिखने के तरीके में भी, आप जैसे उदाहरण के लिए आप जानते हैं किसी ने चंचल शब्द लिखा, चंदा शब्द लिखा, संबंध शब्द लिखा। अब वहां पर लोग कोई बिंदी लगा देता है, कोई आधा ना बना देता है, कोई आधा मां बना देता है। तो कहा कि इसका कैसे निराकरण हो? अब चंदा शब्द है, वहां पर भी बिंदी लग जाती, आधा ना भी बन जाता। किसी ने आधा अणा बना दिया तो अशुद्ध हो गया, चंचल में या बना दिया तो अशुद्ध हो गया। तो कहा ऐसा कुछ नहीं। तो कहा इन सब लिपि संबंधी सुधार भी भाषा में अत्यंत आवश्यक है। उसका भी एक मानक तय होना चाहिए कि यही शुद्ध होगा, बाकी सब अशुद्ध होंगे। तो भाषा के प्रयोग और उपयोग के साथ इन समस्याओं का समाधान जुड़ा हुआ है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है।
अर्थात भाषा में आधुनिकता लाने के लिए आवश्यक है कि नए शब्द, नए मुहावरे, नए रीति को, भाषा को व्यवहारिक बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता है। यानी हम अपनी इच्छा अनुसार नए नए शब्दों को हमने गढ़ लिया, रच लिया और उनको आधुनिकता के अनुरूप हमने ढाला नहीं उनको, तो क्या ऐसे भाषा का विकास नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हमको केवल नए शब्द गढ़ने मात्र से ही भाषा को आधुनिक नहीं बना सकते, वरन भाषा को आधुनिक बनाने के लिए ये आवश्यक है कि हम नवीन पारिभाषिक शब्दों, नवीन लेखन शैलियों पर आधारित लेखन पद्धतियों का भी प्रयोग करें। अर्थात जो आजकल आप जानते हैं, कोई पत्रकारिता है, कोई डायरी है, आत्मकथा है, जीवनी है, तो तरह तरह की शैलियां हैं, ऐसी शैलियों को भी विकसित करना चाहिए, क्योंकि व्यवहारिकता ही भाषा का प्राण तत्व हुआ करता है। नए शब्द और नए प्रयोगों का पाठ्य पुस्तकों से लेकर साहित्यिक पुस्तकों एवं शिक्षित व्यक्तियों से लेकर के अशिक्षित व्यक्तियों तक सभी कार्यकलापों में प्रयुक्त होना आवश्यक है। यानी कोई शब्द बनाया गया है, उसका प्रयोग किया गया, तो क्या ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें पाठ्य पुस्तकों में भी करना चाहिए। जो साहित्यिक पुस्तकें लिखी जाती हैं उनमें भी होना चाहिए। शिक्षित व्यक्ति को भी उसको बोलना चाहिए और अशिक्षित व्यक्ति है उसको भी उन शब्दों को बोलना चाहिए, तभी वो उसकी सार्थकता हुआ करती है। इस तरह हम अपनी भाषा में को अपने जीवन के सभी आवश्यकताओं के लिए जब प्रयोग कर सकेंगे, तब भाषा में अपने आप आधुनिकता आ जाएगी। तो लेखक ने कहा कि इस प्रकार हम नए शब्दों एवं नई शैलियों को शिक्षित अथवा अशिक्षित व्यक्तियों को जो जहां से भी ये मिले खोज कर भाषा में प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करके ही भाषा को व्यवहारिक एवं आधुनिक तथा प्रगतिशील बना सकते हैं। इसमें जो आपके लिए पद्यांश या गद्यांश दिए जाएंगे, उन पर आधारित जो प्रश्नोत्तर हैं उनका आप अभ्यास अपनी कॉपी पर करेंगे।